नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम वेस्ट बंगाल की राजनीति के एक बेहद दिलचस्प और नाटकीय सफर पर चर्चा करने वाले हैं। ममता बनर्जी का सफर। एक ऐसी नेता जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाली जमीनी कार्यकर्ता से लेकर 3 बार की चीफ मिनिस्टर बनी और अब एक ऐसे अभूतपूर्व चुनावी संकट का सामना कर रही हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए इस पूरे इतिहास और वर्तमान स्थिति को विस्तार से समझते हैं। वेस्ट बंगाल का तनावपूर्ण और हाई स्टेक्स राजनीतिक माहौल इस एक बयान से बिल्कुल साफ झलकता है। मई 2026 में हुए एक बड़े चुनावी उलटफेर के तुरंत बाद उनका एक सीधा और तगड़ा बयान आया था। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं हैं, वोट जोर जबरदस्ती से लूटे गए हैं। सच कहें तो ये शब्द उस टकराव और संकट को दर्शाते हैं जो आज इस राज्य की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है। इस चर्चा को गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। पहला, उनका एक जमीनी नेता के रूप में उदय। दूसरा, उनकी मशहूर माँ पामाती मनुष्य विचारधारा। तीसरा, उनका प्रशासनिक मॉडल। और आखिर में बात करेंगे 2026 के उस चुनावी भूकंप की जिसने सब बदल दिया। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक जमीनी नेता का उदय। ये कहानी एक ऐसी नेता के लगातार आगे बढ़ने की है जिन्होंने जानबूझकर अपनी एक बेहद स्वतंत्र और सादी पब्लिक इमेज बनाई जो आम जनता को बहुत आकर्षित करती थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो उनका सफर 1975 में जयप्रकाश नारायण के खिलाफ प्रदर्शन से सुर्खियों में आया था। फिर 1984 में देखिए, मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने सीपीआई-एम के एक दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर संसद की सीट जीत ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फिर 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। और उसके बाद आया 2011 का वो साल जब उन्होंने एक तरफा जीत हासिल करके 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट के शासन को उखाड़ फेंका और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंची। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मां माती मनुष्य। 2011 की वो ऐतिहासिक जीत अचानक नहीं मिली थी दोस्तों। इसके पीछे एक बेहद सोच समझकर तैयार की गई कल्चरल और पॉलिटिकल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी। माँ माती मनुष्य, इसका सीधा मतलब है माँ, मातृभूमि और लोग। एक कमाल की बात यह है कि इस नारे की शुरुआत असल में 1991 में बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया द्वारा हुई थी। लेकिन टीएमसी ने इसे वेस्ट बंगाल में भूमि अधिग्रहण नीतियों के खिलाफ एक इमोशनल हथियार के रूप में अपनाया। खासतौर पर सिंगूर और नंदीग्राम के उन गर्मागर्म प्रोटेस्ट्स के दौरान ये नारा टीएमसी का वॉर क्राई बन गया था, जिसने जमीनी स्तर पर लोगों के दिलों को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्रशासनिक मॉडल। सत्ता में आने के बाद नए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य और नागरिकों के बीच के रिश्ते को नए सिरे से तय करना। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। वेस्ट बंगाल ने शासन के 2 बिल्कुल अलग मॉडल्स देखे हैं। लेफ्ट फ्रंट के दौर में एक लोकल पार्टी सोसाइटी के माध्यम से पूरा कंट्रोल रखा जाता था, यानी पार्टी लगभग हर चीज में शामिल थी। पर टीएमसी ने आते ही इस कम्युनिस्ट मॉडल को हटाया और पर्सनलाइज्ड वेलफेयरिज्म और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का नया सिस्टम लागू कर दिया। इस नए मॉडल ने सरकार को सीधे तौर पर गांव के लोगों और खास तौर पर महिलाओं से जोड़ दिया। इस सीधे फायदे वाले मॉडल में कुछ ऐसी योजनाएं आईं जिन्होंने सच में बड़ा असर दिखाया, जैसे कि कन्याश्री, जिसका मकसद बाल विवाह को रोकना और किशोरी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। खास बात यह है कि इस योजना को यूनाइटेड नेशंस से भी सम्मान मिल चुका है। फिर आती है लक्ष्मीर भंडार योजना, जो महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देती है, और आम जनता के लिए स्वास्थ्य साथी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया गया। इन स्कीम्स ने लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे एक बहुत तगड़ा राजनीतिक पहलू भी था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन वेलफेयर योजनाओं के बावजूद एक पॉपुलिस्ट सेल्फ फैशनिंग लगातार चल रही थी। उनकी हवाई चप्पल और सूती साड़ी वाली सादत शैली और यहां तक कि देवी दुर्गा के प्रतीकों के साथ उनका जुड़ना, इन सब ने उन्हें एक ऐसी नैतिक शक्ति के रूप में पेश किया जिसे चुनौती देना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। वेलफेयर और इमेज बिल्डिंग के अलावा आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर भी काफी काम हुआ। डेटा कहता है कि राज्य में करीब 90 लाख एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एस्टैब्लिश किए गए हैं। कोलकाता मेट्रो का जबरदस्त विस्तार हुआ और नए डीप सी पोर्ट्स विकसित किए गए हैं। एक और बड़ा कदम था 2025 में आई श्रमश्री योजना, जिसके तहत वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को ट्रैवल ग्रांट्स और आर्थिक मदद दी गई। और अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, 2026 का चुनावी भूकंप।
दशकों के इस शक्तिशाली राजनीतिक दबदबे के बावजूद अचानक एक ऐसा चुनावी उलटफेर सामने आया जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। 2026 ये साल बंगाल की राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। मई 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को पिछाड़कर राज्य में अपनी पहली जीत दर्ज की। सोचकर देखिए, इस एक नतीजे ने राज्य की राजनीति को झकझोर कर रख दिया और लगातार 15 साल से चले आ रहे टीएमसी के प्रशासनिक शासन को एकदम से रोक दिया। लेकिन इस नतीजे के बाद माहौल काफी उलझ गया है और ग्राउंड पर अलग-अलग दावे चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक जनादेश मानकर जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी खुले तौर पर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और वोटिंग में भारी धांधली का आरोप लगा रही है। इन सबके बीच कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगा रही हैं। इन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारी मात्रा में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। माहौल आज पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो चुका है। ऐसे में एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। जमीनी स्तर पर लोगों को जुटाने और इतने बड़े पैमाने पर डायरेक्ट वेलफेयर स्कीम चलाने वाली एक शक्तिशाली राजनीतिक मशीन अपनी इस अभूतपूर्व चुनावी हार के बाद खुद को आगे कैसे ढालेगी। आज वेस्ट बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ लोकतांत्रिक जीत के दावे हैं और दूसरी तरफ धांधली और हिंसा के आरोप। ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस संकट का सामना किस तरह किया जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। ऐसे ही गहन मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।